सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज, जिसमें कि आज देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी ग्लोबल लेवल पे इंपॉर्टेंट समिट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जो भी हुए हैं ग्लोबल या फिर इंडिया लेवल पे, जो जिस रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जा सकता है, तो हम लोग क्या है, कुछ कवर किए हैं। पार्ट 1 है अभी। हो सकता है अगर इसमें पूरा ना हो तो हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे इसका, ठीक है, उसमें कवर करेंगे। ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके आने वाले अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में भी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये सब चीज़, ठीक है। तो एक बार जरूर देख लें इन सब चीज़ को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे समिट फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो यूएसए का इनिशिएटिव है। एक्चुअली क्या है यूएसए का इनिशिएटिव? डेमोक्रेसी को ग्लोबल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है या प्रमोट करना है, उस चीज़ के लिए यूएसए समिट को करता है। रायसीना डायलॉग करेंगे हम लोग, देखेंगे कि रायसीना डायलॉग इस बार क्या हुआ। हर साल होता है इंडिया का एक अपना मतलब कि कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें ग्लोबल लेवल पे बातचीत, ग्लोबल पे अभी क्या चीज़ इश्यूज चल रहे हैं उस पर बातचीत होती है, ठीक है। फिर एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल्स के बाद जानेंगे, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में अभी हुआ है, ठीक है, मिलेट्स को लेकर के एशियन इंडिया जो मिलेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। फिर हम लोग आगे बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी, ठीक है। साइंस एंड टेक का जो टॉपिक है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप लोग जरूर इस पर कहीं से भी जो भी नॉलेज मिल रहा है जरूर गैप्स करें, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और फिर कुछ और जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उनको एमसीक्यू फॉर्म में देख लेंगे हम लोग, ताकि डिस्क्रीट फॉर्म में आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी, समिट फॉर डेमोक्रेसी क्या है? तो देखो, रिसेंटली थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ। थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो इसका इनिशिएटिव है वैसे के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इनिशिएटिव है तुम्हारा समिट फॉर डेमोक्रेसी। इसमें क्या है कि वो इससे पहले तो जो दो समिट हुआ था वो यूएसए में ही हुआ था। जो थर्ड समिट है वो सियोल में हुआ है, ठीक है, साउथ कोरिया में जो पड़ता है। अब इसके थ्रू क्या है कि वो ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेसी का मैसेज को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, चाहते हैं कंट्रीज डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, और वहाँ पे जो भी गवर्निंग स्ट्रक्चर हो वो पीपल बेस्ड हो, पीपल को काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिले। इन सब चीज़ों के लिए ये इनिशिएटिव है। हालांकि कहीं ना कहीं जो और भी अलग कंट्रीज हैं, जैसे रशिया हो गया, चाइना हो गया, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये यूएसए अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना चाह रहा है मल्टीपल कंट्रीज में, इस तरह इसलिए इस तरह के समिट्स वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। आगे जान लेते हैं। द समिट हेल्ड आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट टाइम आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, ठीक है। कहाँ पे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, सियोल में फर्स्ट टाइम यूएसए से बाहर हुआ है। इससे पहले यूएसए में ही दोनों समिट्स हुए हैं यूएसए के जो बाइडेन के द्वारा, ठीक है। एम टू चैंपियन एंड स्प्रेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ग्लोबली, मतलब डेमोक्रेसी के आइडिया को ग्लोबली स्प्रेड करना है। ओवरऑल आपसे बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये याद रखना है कि समिट फॉर डेमोक्रेसी कौन होस्ट करता है? यूएसए। कौन करता है? तो यूएसए होस्ट करता है, ओके। इससे पहले दो बार जो समिट फॉर डेमोक्रेसी यूएसए में हुई, जो थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हुआ अभी रिसेंटली सियोल साउथ कोरिया में हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ओके। मूव करें आगे टॉपिक में। ओके तो अब हम लोग बात करेंगे रायसीना डायलॉग कॉन्फ्रेंस। तो तुमको पता है, देखो रायसीना डायलॉग क्या है, इंडिया का अपना इनिशिएटिव है जिसके थ्रू वो ग्लोबल लेवल पे जो भी अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, जैसे ट्रेड हो गया या टूरिज्म हो गया या फिर टेररिज्म हो गया, ठीक है, इन सब चीज़, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो इन सब चीज़ पे ओवरऑल ग्लोबल इश्यूज जो अभी प्रेजेंटली चल रहे हैं उन पे इंडिया में कॉन्फ्रेंस होता है, जनरली न्यू दिल्ली में ही होता है। और उसी पे अलग अलग कंट्रीज के डेलीगेशंस होते हैं, वो लोग आते हैं और यहाँ पे उन पे बातचीत किया जाता है, ठीक है। तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि रायसीना जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं रायसीना हिल्स दिल्ली, जो कि राष्ट्रपति भवन जहाँ पे है, ठीक है, उसी के नाम पे रायसीना डायलॉग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा देखते हैं क्या है इस बार। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। तो अभी रिसेंटली कौन सा एडिशन हुआ था रायसीना डायलॉग का? 9th एडिशन हुआ था रायसीना डायलॉग का। कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, जनरली न्यू दिल्ली में ही होता है, ठीक है, न्यू दिल्ली। फोकस ऑन की ग्लोबल इश्यूज, आपको मैंने बताया कि ग्लोबल इश्यूज जो भी है इस पर बातचीत होती है कि ग्लोबल इश्यूज इन प्रेजेंस ऑफ, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपसे पूछ सकता है कि चीफ गेस्ट कौन थे इस बार। इस बार जो 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हुआ उसके चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट आप याद रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रीस प्राइम मिनिस्टर क्रियाकोस मिसोताकिस। क्रियाकोस मिसोताकिस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। क्रियाकोस मिसोताकिस वाज द चीफ गेस्ट ऑफ 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग, ठीक है, एज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो राइसिना डायलॉग के चीफ गेस्ट कौन थे? किरियाकोस मित्सोताकिस। ये इंडिया हर साल होस्ट करता है, इस बार 9th एडिशन था जो कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, ओके, न्यू दिल्ली में हुआ था। दैट्स इट। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करेंगे हम लोग एशियन इंडिया मिलेट्स फेस्टिवल के ऊपर। ठीक है, तो देखो, इंडिया लॉन्च्ड अ 5 day एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ओवरऑल ग्रुप एसोसिएशन है। ठीक है, जहाँ पे इंडिया मिलेट फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हुआ था जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, aimed at raising awareness about millets as farmer friendly, raising awareness about millets as farmer friendly and सस्टेनेबल फूड चॉइस। कहीं ना कहीं देखो, हम लोग इंडिया क्या है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट है हमारे यहाँ। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग कहीं ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं कि भाई देखो, मिलेट्स क्या कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, और न्यूट्रिशियस तो है, टेस्ट फैक्टर में थोड़ा इंडियन टेस्ट बड्स पे उतना नहीं आता। ठीक है, इसलिए उतना कंजम्पशन बेस कम है हमारा, लेकिन इनका न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, हम बात करेंगे उसको। तो हम लोग इस मैसेज को ग्लोबली फैला रहे हैं ताकि क्या हो, मिलेट्स का कंजम्पशन ग्लोबल लेवल पर बढ़े। ठीक है, और हमारा मिलेट्स से रिलेटेड जो भी ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो, ओके, या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुंचे। तो बात करेंगे कि कौन ऑर्गेनाइज किया था इंडिया एशियन मिलेट फेस्टिवल्स को। ऑर्गेनाइज बाय इंडियन मिशन टू एशियान। ठीक है, इंडियन मिशन टू एशियान ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थे आपके इंडिया एशियन मिलेट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर। ठीक है, आगे हम लोग कुछ मिलेट्स के बारे में जानते हैं, देखो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, मिलेट्स इंक्लूड सोरगम। क्या क्या इंक्लूड करता है मिलेट्स में, क्या क्या चीज़ आते हैं? सोरगम, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, पोर्सो। ठीक है, तो थोड़ा नाम ध्यान में रखो, हो सकता है आपसे क्वेश्चन सीधा पूछ दिया जाए कि कोडो, पोर्सो, ठीक है, या फिर फॉक्सटेल आर द वेराइटीज ऑफ व्हाट? मिलेट्स, पल्सेस, राइस। तो ऐसे कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, और मिलेट्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप याद रखना कि फॉक्सटेल, कोडो, पोर्सो, दीज आर द वेराइटीज ऑफ मिलेट। बाकी तो आपको नाम से दिख जाएगा पर मिलेट। okay. आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। तो मिलेट्स आर ड्राउट रेजिस्टेंस। हाँ, काफ़ी सूखा एरिया में भी है, जहाँ पे बहुत कम पानी पड़ रही है, वहाँ पे भी मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, रिक्वायर लेस वाटर, काफ़ी कम पानी में इनको उपजाया जा सकता है, एंड कैन ग्रो इन पुअर सॉइल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, पुअर सॉइल कंडीशन, बहुत कम पानी हो या फिर ड्राउट रेजिस्टेंस, एकदम सूखा वाला एरिया, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों को, मिलेट्स को, बाजरा को, जो कि हिंदी में लोग बोलते हैं बाजरा, तो उनको ग्रो किया जा सकता है। इंडिया में क्या है, जनरली राजस्थान जैसे एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है, इन सब चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग। तो मिलेट्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर, काफ़ी ज़्यादा फाइबर है इसमें, प्रोटीन भी है। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स, देखो, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, सब कुछ है इसमें। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल लेवल पे तो काफ़ी रिच है मिलेट्स। ठीक है, बस टेस्ट बट इंडिया उतना डेवलप नहीं, इंडिया से उतना डेवलप नहीं किए हैं इस कारण से। हालांकि फिर भी तुम्हारा राजस्थान में बाजरे की रोटी ये सब बहुत फेमस है, अभी खा के देखो, काफ़ी टेस्टी लगेगा बाजरे की रोटी। Millets are a good source of fiber, protein, vitamin, minerals. Millets are often grown using traditional farming technique. Generally क्या होता है, इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक से ही बताते हैं, पारंपरिक जो भी खेती का तरीका है, which are more sustainable and environment friendly, कि वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, पारंपरिक खेती के तरीके क्या होते हैं, हमारा नेचुरल क्या नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना। ठीक है, काउडंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना। ठीक है, आगे देख, तो ये मिलेट्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ आ रहा है, तो आप जरूर उसको एक नोट डाउन कर लें। तो देखो, अभी रिसेंटली ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसिस्टिंग ऑफ 29 मेंबर्स नेशंस, मतलब उसमें 29 मेंबर नेशंस पार्टिसिपेट किए, हैज यूनानिमसली एम्ब्रेस द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। तो कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी फेमस है, तो याद रखना। हालांकि देखो, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर क्वेश्चन बन के आता है कि और आपको ऑप्शंस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिया हुआ है, तो आप जरूर उसको हिट करें। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के अभी न्यू दिल्ली में डिक्लेरेशन हुआ। अभी ये डिक्लेरेशन किस चीज़ के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किस चीज़ को कवर करता है? दिस डिक्लेरेशन एम्फेसाइज द
नेसेसिटी ऑफ एड्रेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक उभरता हुआ टेक्नोलॉजी। तो कहीं अगर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आपको पता है, आप लोग बहुत सारे तुम्हारा चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जेनेटिव चैट प्लेटफॉर्म है, सबका यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आपके डेटा इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, डेटा एनालिसिस हो रहे हैं, ठीक है, एआई को यूज़ करके। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, जैसे कि डीप फेक, ठीक है, या फिर वीडियो को मॉर्फिंग करना। आप लोग देखे होंगे कि अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस रिलीज हुए थे जिसमें कि बोला जा रहा था कि इनको डीप फेक टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। और फिर आपके वॉइस वॉइस मॉड्यूलेशन, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी के, इंसान के वॉइस को यूज़ करके उसके वॉइस उनको बिना बिना उसके रिकॉग्निशन के, बिना उसको पता किए हुए उसके उसका वॉइस का यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तुम्हारा नेगेटिव इम्पैक्ट है तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये सब जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर जो इसका रिस्क इन्वॉल्व है एआई से, उनको क्या करना है, हमको कम करना है, रेड्यूस करना है। रेड्यूस कैसे होगा, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर लॉ बनाएंगे, लीगली कुछ लॉ फ्रेम करेंगे, तब जाके ये सब कम होगा। तो इन्हीं के ऊपर तुम्हारा क्या हुआ था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, जिसमें हम लोग वाइल प्रमोटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फेयर एक्सेस को प्रमोट भी करना है, लेकिन क्रूशियल रिसोर्सेज ऑफ फॉर एआई इनोवेशन, ठीक है। सिस्टम वाइल प्रमोटिंग हम लोग मेजरली क्या है कि रिस्क जो भी एसोसिएटेड है एड्रेस करना है। मेजर एम्फोसाइज क्या चीज़ था, एड्रेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन साथ साथ हम लोग रिस्क को देखते साथ साथ उसका जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको भी हमको प्रमोट करना है, ओके। तो ध्यान रखना, मैं आपको कुछ बताता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कुछ कुछ और भी डिक्लेरेशन हुआ है। बेलेस्ली डिक्लेरेशन जो कि तुम्हारे यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम में बेलेस्ली डिक्लेरेशन याद रखना, ठीक है। और सियोल समिट भी अभी रिसेंटली हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर हम कुछ बात कर लें इस पे कुछ और भी, तो बेलेस्ली डिक्लेरेशन, ठीक है, और सियोल समिट भी तुम्हारा, ठीक है, तो समिट भी तुम्हारा अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हुआ था। इन सब दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप, ओके, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या चीज़ है। तो देखो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है, सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू दिल्ली में तुम्हारा सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्या है, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जैसे कोई भी ग्लोबल डिजास्टर है तो हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जो उसको झेल सके। मान लो अर्थक्वेक आए तो भाई उसको झेल सकने का उसमें कुछ एबिलिटी हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत मतलब गिर जाए, तो फिर फायदा क्या होगा उस चीज़, ठीक है। इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन नेशनल गवर्नमेंट्स, बहुत सारे देशों के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसमें, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट्स, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर and knowledge institution that aims to promote resilience of infrastructure system to climate and disaster risk। कोई भी climate change या फिर disaster risk होता है तो ये देख रहे हो बहुत सारे मतलब तुम्हारे बैंक्स भी यहाँ इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस फंडिंग भी तो बैंक्स करते हैं ना, तो उनका भी कहीं ना कहीं रोल होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट कैसे बनाए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर रेजिलिएंट बनाना तो हमको और फंडिंग की जरूरत पड़े, है ना, तो बैंक्स तो साथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर्स जो कि डेवलप करते हैं ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बन रहा हो वो थोड़ा ढांचा जैसा हो, वो थोड़ा स्ट्रांग हो, ऐसा हो कि कोई भी क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर्स को झेल सके, ओके। तो इसका मीटिंग अभी कहाँ हुआ, हेल्ड इन न्यू दिल्ली, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, न्यू दिल्ली। आगे मूव करते हैं हम लोग। तो अब कुछ एमसीक्यू फॉर्म में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। तो अब बताओ, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस इन स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन को लेकर के अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रीसेंट एडवांसेस ऑन स्कूल एजुकेशन को लेकर के कौन सी स्टेट ने अभी कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था। ऑप्शन है आपके तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। देखो सही आंसर पंजाब है। तो पंजाब ने अभी क्या है कि एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन में क्या एडवांसमेंट हो रहा है स्कूल एजुकेशन पे, उसको लेकर के एक कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का।
पंजाब इज द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट? ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट अभी कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन। देखो सही करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया में अभी तुम्हारा ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट हुआ था, कि मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर के जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज है या कुछ नया इनिशिएटिव्स है, तो इस पे जो भी बातें होंगी वो तुम्हारे कौन होस्ट किया? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में हुआ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड exhibitions were inaugurated recently by Union Minister of State and Electronics and IT. Over 50 countries, मतलब 50 countries के participants थे इसमें, ठीक है, and 150 foreign delegates took place in ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समिट। ठीक है, तो ओवरऑल यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंडिया गई है, तो इंडिया ही इस चीज़ को होस्ट किया था और इसमें 50 कंट्रीज लगभग बाहर से पार्टिसिपेट किए थे एंड 150 फॉरेन डेलीगेट्स। बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि इंडिया में ये चीज़ हुआ था इस बार। ओके, सबमिट ऑन ग्लोबल एग्जीबिशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे मूव करते हैं। बताओ, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वुमेन 20 समिट्स इन इंडिया? कहाँ पे वुमेन 20 समिट, जो कि कहीं ना कहीं G20 का एक साइडलाइंस के बेसिस पे वुमेन 20 समिट हुआ था इंडिया में, बताओ कौन से स्टेट में हुआ था? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और गोवा। देखो सही आंसर क्या है आपका? तमिलनाडु। याद रख लेना इस चीज़ को। तमिलनाडु में तुम्हारे क्या हुआ था कि अभी महिला 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तमिलनाडु में। थोड़ा सा इसको इन्फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो द वुमेन 20 समिट commenced at महाबलीपुरम नियर चेन्नई। ठीक है, नियर चेन्नई, दैट इज इन तमिलनाडु। अब इसका थीम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट थीम, नोट डाउन कर लो आप लोग। द थीम ऑफ दिस ईयर्स समिट इज वुमेन लेड डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्म, थ्राइव एंड ट्रांसेंड। ठीक है, वुमेन लेड डेवलपमेंट यूज करके हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है, थ्राइव करना है और ट्रांसेंड करना है। ये इस बार वुमेन 20 का थीम था। कहाँ हुआ था? महाबलीपुरम नियर चेन्नई इन तमिलनाडु। क्लियर? याद रखना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जाम्स में आ सकता है। अब बात करते हैं। तो बताओ, विच कंट्री विल होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में कौन सा कंट्री जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट करने वाला है? यस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया में इस चीज़ को किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भारत में ही तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को होस्ट किया जाएगा। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज आप लोग को पता है ना, ऑल ओवर इंडिया में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि 34 तुम्हारे प्लेसेस हैं, मतलब साइट्स प्लेसेस में के फॉर्म में है, और जो 7 है तुम्हारे इसमें है मतलब इकोसिस्टम के टाइप में, जैसे कि उसमें क्या हो गया, मानस नेशनल पार्क, ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इन सब चीज़ को ध्यान रखिए। और एक जो है कि मिक्स्ड साइट में, ठीक है, तो टोटल कितने 42 हो गए। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो यूनेस्को की बैठक होने वाली है वो इंडिया में होने वाली है, इस बार जुलाई में होगी 2024 में। इंडिया टू चेयर या फिर इंडिया होस्ट करने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में पहली बार ये चीज़ होगी फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इन फर्स्ट इंडिया इज सेट टू चेयर एंड होस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फ्रॉम 21 टू 31 जुलाई। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन 21 टू 31 जुलाई। क्लियर? आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बताइए, कंपाला डिक्लेरेशन क्या चीज से रिलेटेड है? कंपाला डिक्लेरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कंपाला डिक्लेरेशन का इसका मैं आंसर बताता हूँ आप लोग को। कंपाला डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्या है कि कुछ अफ्रीकन नेशंस ने, ठीक है, कुछ अफ्रीकन नेशंस ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कंपाला डिक्लेरेशन। कंपाला एक जगह है अफ्रीका में जहाँ पे
ये डिसीजन हुआ कि डिक्लेरेशन हुआ कि माइग्रेशन को लेकर के, एनवायरमेंट चेंज को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ठीक है, इन सब चीज़ पे एक प्लेटफॉर्म पे कुछ डिसीजंस, कुछ इनिशिएटिव्स कि आगे किस तरह से क्लाइमेट चेंज को कर्ब किया जाए, उसके लिए पॉलिसीज बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म डिसाइड किया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंपाला डिक्लेरेशन बोल रहे हैं। आप याद रखना अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन नेशंस इसमें इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं ये हेल्प करेंगे ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, क्लैरिटी कम है, तो आप मेरा प्रीवियस अराउंड द वर्ल्ड सीरीज वाला टॉपिक देख लें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि मैंने डिटेल बताया है कंपाला डिक्लेरेशन ओवरऑल क्या चीज़ है। ओके, बाकी थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर इस तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो आपको अच्छे लगते हों तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेस्टिनेशन आईएएस से जुड़े, ताकि आप अपने 17th बीपीएससी के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, ठीक है, और अच्छे रैंक से बीपीएससी में सिलेक्शन ले पाएँ। मिलते हैं इसी तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।